नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी विवाद की, जहां मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम राहत मिलेगी या सुप्रीम झटका लगेगा, इस बात का फैसला आज हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह की विवादित बयान पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही विजय शाह की माफी को खारिज कर चुका है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत को सौंप चुकी है। अब आज एसआईटी की रिपोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने 12 मई को कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। कर्नल सोफिया, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम की फेस रही, उन्हें विजय शाह ने आतंकियों की बहन बता दिया था। हालांकि बयान के बाद विजय शाह ने माफी मांग ली थी, लेकिन इसके बावजूद 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और विजय शाह के ऊपर एफआईआर दर्ज की। हाईकोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज होने के बाद विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और माफी की बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को खारिज कर दिया और एसआईटी जांच के आदेश दिए, जिसकी रिपोर्ट एसआईटी ने कल सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। आज उसी एसआईटी की रिपोर्ट पर सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि विजय शाह को सुप्रीम राहत मिलती है या झटका लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये तो सुनवाई के बाद ही तय होगा कि विजय शाह को राहत मिलती है या झटका लगेगा। लेकिन इस मामले में अब तक विजय शाह 3 बार माफी मांग चुके हैं। इतना ही नहीं, 12 मई के बाद मध्य प्रदेश में 2 बार कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन दोनों ही मीटिंग में विजय शाह शामिल नहीं हुए। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं विजय शाह का वो बयान जो उन्होंने इंदौर के महू में दिया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज उन्होंने कपड़े उतार उतार। तो विजय शाह ने 12 मई को जैसे ही ये विवादित बयान दिया, उसके बाद पूरे देश भर में उबाल आ गया। विजय शाह को भी मालूम हो गया था कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। अगले ही दिन यानी 13 मई को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने माफी मांगी। उसके बाद 14 मई को भी वो मीडिया के सामने आए और अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगी। इसके बाद 23 मई को भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी पर किए गए अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगी गई। आपको विजय शाह के तीनों माफीनामा बारी बारी से सुनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है, हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ था उसका उन्हीं की भाषा में बदला लिया गया है। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो उस संदर्भ में नहीं है, वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसका बदला लिया है। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आई हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। यह मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था।
भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूं एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूं। तो अब देखिए, मुसीबत पड़ी तो बार बार सामने आकर माफी भी मांग रहे हैं मंत्री विजय शाह, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। माफीनामे को तो ठुकरा चुका है सुप्रीम कोर्ट, अब झटका लगेगा, ये राहत मिलेगी, इस पर सभी की निगाहें। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग अमिताभ भोपाल से हमारे साथ हैं, कुमार सोनू दिल्ली से हमारे साथ हैं। कुमार, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, अपडेट दीजिए आज की सुनवाई के बारे में। कितने बजे सुनवाई शुरू होगी और क्या कोर्ट रूम के अंदर हो सकता है? देखिए प्राची, तकरीबन 1 बजे के बाद जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दरअसल एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे ऑन रिकॉर्ड ले लिया है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और विजय शाह के लिए एक बड़ा दिन हो सकता है। और विजय शाह की जाहिर सी बात है जो धड़कनें हैं वो भी तेज होंगी, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जो कैलाश मकवाना है डीजीपी मध्य प्रदेश, उनको ये कहा था कि 4 घंटे के भीतर जो है जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और इसके साथ एसआईटी का गठन भी किया गया, जिसमें आईजी रैंक, डीआईजी रैंक और एक एसपी रैंक के अधिकारी को कमेटी में शामिल किया गया। और उन्होंने जो है रायगुंडा, जो कि इंदौर का एक गांव है जहां पर विजय शाह ने ये पूरा बयान दिया था, जहां पर सरपंच से और उसके बाद पंचायत के जो सचिव हैं उनसे और लोगों से बातचीत की जो वीडियो हैं वो ऑन रिकॉर्ड लिए एसआईटी ने पूरी जांच करने के बाद अपनी पूरी जांच की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया और सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड ले लिया। अब जस्टिस सूर्यकांत और जो दीपांकर जी हैं, जस्टिस दीपांकर, उन्होंने ये इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। और आज अब इस पर जो है एसआईटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करता है। ठीक है, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और विजय शाह का क्या होगा, उनके भविष्य पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। लेकिन अनुराग, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, मंत्री की बदजुबानी सबने सुनी। मंत्री ने कैसे कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, खुद वो मीडिया के सामने फिर 3 बार आए, बार बार अपनी माफी का जिक्र करते रहे। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और मंशा पर सवाल खड़े कर दिए कि एफआईआर इतनी कमजोर लिखी गई है जिसमें कोई भी बरी हो सकता है। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? विजय शाह के इर्द गिर्द क्या ताना बाना बुना जा रहा है, या उस पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं सत्तारूढ़ दल के लोग? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। दरअसल 21% वोट बैंक आदिवासी समुदाय का मध्य प्रदेश से आता है। काफ़ी बड़ी सीट्स पर आदिवासी समुदाय जो है वो अपना वोट प्रतिशत रखता है। विजय शाह जो है इसी आदिवासी समाज से आते हैं, गौंड समाज से आते हैं, जिसकी जो भागीदारी है तकरीबन 1,65,00,000 जो आदिवासी है उसमें से करीबन 65 लाख है। बड़ा एक जो मुद्दा है वो ये विपक्ष कहता आता है कि चूंकि वोट बैंक की राजनीति, इसी कारण अब तक उन्हें न तो हटाया है न उनसे इस्तीफा लिया गया है। 2 कैबिनेट की मीटिंग पिछले मंगलवार और कल हो चुकी है। लगातार 2 मीटिंग में उन्हें न बुलाया गया न एजेंडा दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है, 15 दिन हो गए हैं, भारत की जो बेटी, जो आइकॉन बनी ऑपरेशन सिंदूर की, उसका अपमान बीजेपी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, 8 बार के विधायक हैं खंडवा के हरसूद से, वो एक अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। हाईकोर्ट सुओ मोटो लेता है, सुप्रीम कोर्ट माफी को खारिज करता है, बावजूद उनका इस्तीफा नहीं लिया जाना। ये सवाल सरकार पर लगातार खड़ा करता है। आज जो सुप्रीम सुनवाई होनी है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है, इस पर नजर सिर्फ देश नहीं विदेश से भी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो सर्वदलीय दल जो भेजा गया है पूरे दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को गिनाने में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जो कांग्रेस के विधायक, उन्होंने एक पत्र लिखकर यह बोला कि अगर इंटरनेशनल मीडिया में अगर सवाल पूछा जाएगा कि आपके राज्य के एक मंत्री ने आप ही की बेटी के बारे में ये, बिल्कुल अनुराग, राजनीतिक तौर पर फैसला हो ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज फैसला जरूर करेगा। और जिस तरीके का रुख कोर्ट का है विजय शाह की इस टिप्पणी को लेकर, समझा जा सकता है कि विजय शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और एक मुश्किल बिहार में भी बढ़ रही है, और ये मुश्किल है लालू परिवार की। तेज प्रताप को लेकर लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अनुष्का के साथ उनका स्टेटस क्या है? क्या अनुष्का और तेज प्रताप की शादी हो चुकी है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए तेज प्रताप सामने नहीं आ रहे, वो अंडरग्राउंड हैं। अनुष्का भी गायब है। लेकिन अब इस मामले में अनुष्का के भाई ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है।
अनुष्का के भाई आकाश यादव ने लालू परिवार को सीधी चेतावनी दी। कहा कि अगर उनकी बहन की इज्जत पर आंच आई तो वो सबको बेनकाब कर देंगे। उनके पास बहुत राज हैं जो समय आने पर वो खोलेंगे। अनुष्का के भाई आकाश यादव ने तेज प्रताप के खिलाफ लालू यादव के एक्शन को गलत बताया है। तेज प्रताप ने जिस तरह प्यार का इकरार करने के बाद अपनी पोस्ट डिलीट की, उसे लेकर भी आकाश ने बड़ा बयान दिया है। आकाश ने कहा कि तेज प्रताप पलटी मारने वालों में से नहीं है, इसके पीछे कोई और हो सकता है। ये लगातार आकाश यादव की तरफ से कहा जा रहा है। तो तेज प्रताप का एक पोस्ट सामने आया, उस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन लालू यादव ने कार्रवाई करते हुए तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया और इसके बाद बिहार की सियासत में मानो भूचाल आ गया। अभी तेज प्रताप तो अंडरग्राउंड हैं, उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अनुष्का यादव के भाई सामने आ गए हैं जो सीधे सीधे तौर पर धमकी भरे अंदाज में ये कह रहे हैं कि अगर बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया तो फिर ऐसे ऐसे राज हैं लालू परिवार के जो वो सबके सामने रख देंगे। तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर जब ये जानकारी दी कि 12 साल से वो अनुष्का नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं, तब से हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अनुष्का यादव कौन है। क्या अनुष्का यादव तेज प्रताप यादव की शादी हो गई है? हमारे साथ हैं अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव। आकाश, पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चा हो रही है इस बात की, और ख़ासतौर से तेज प्रताप यादव ने जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं कि 12 साल से वो रिलेशनशिप में हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये हमारी बहन का विषय है, अनुष्का यादव का, और हम किसी के भी पर्सनल और निजी जीवन को सार्वजनिक मंच पे और वाया मीडिया हम इसको एक्सप्लोर करना नहीं चाहते हैं। हमारा इस पूरे प्रकरण में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है आप लोगों के बीच में आने का, वो सिंगल लाइन ये है कि जिस प्रकार पिछले 2 दिनों से हमारी बहन के मान सम्मान और चरित्र का जो हनन किया जा रहा है, वो किसी भी रूप से बड़े भाई होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तेज प्रताप यादव ने चूंकि उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और फिर ये भी कहा कि ये सारी तस्वीरें फेक हैं, AI जनरेटेड हैं, तो फिर ये मन में आया कि लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ये अनुष्का की कहानी गलत तो नहीं। ये बात बोलने से बेटर ज्यादा होगा कि एक FIR हो जाए, जांच हो जानी चाहिए ना कि क्या मामला है, क्या सच्चाई है। समय जैसे आएगा मैं CBI जांच की मांग करूंगा। कल को यदि तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि जो हमने पोस्ट किया था, जो बाद में डिलीट किया, उसमें सच्चाई थी, यानी अनुष्का यादव को हम नहीं जानते हैं, आपके पास प्रमाण है? हमारा तेज प्रताप यादव भैया के साथ एक लंबा अनुभव है। जो कर दिए सो कर दिए, जो बोल दिए सो बोल दिए। ओरिजिनल लालू यादव का बेटा है तेज प्रताप यादव। तो आकाश यादव ने लालू परिवार को लेकर एक और बड़ा दावा किया। आकाश यादव ने कहा कि लालू यादव के घर में कुछ बाहरी लोगों का दखल हो गया है, ये बाहरी लोग परिवार को खत्म करने में लगे हैं। लालू यादव उनके बहकावे में ना आए, परिवार को बर्बाद होने से बचाएं। दरअसल कुछ वक्त पहले तक आकाश यादव भी आरजेडी के हिस्सा थे। वो आरजेडी में छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष थे। तेज प्रताप ने ही आकाश को आरजेडी के छात्र विंग की कमान सौंपी थी, लेकिन विवाद के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आकाश को पद से हटा दिया। उनकी तेजस्वी के करीबी गगन यादव को छात्र विंग का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बना दिया। आकाश पर हुए इस एक्शन को लेकर तेज प्रताप जगदानंद सिंह पर भड़क गए थे। तेज प्रताप ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ उस वक्त मोर्चा भी खोल दिया था। तेज प्रताप यादव जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब क्या चोर चुट्टा है, सब खराब लोग हैं? मैं यही बार बार कह रहा हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, उनके पूरे परिवार से, कि किसी बाहरी के बहकावे में आकर परिवार को बर्बाद होने से बचाइए। बाहरी लोग आपके घर में घुस चुके हैं, आपके परिवार को खत्म करने के लिए लग चुके हैं। नतीजा सामने में है। जो आपके घर का लड़का अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने का संघर्ष करता था, उसको आपने बिना मतलब में पार्टी से निकाल दिया। आग्रह कर रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कि वो इस चीज पे संज्ञान लें। ये जो उनके घर में बाहरी लोग घुसकर जो ये निष्कासन और निलंबन जो करवा रहे हैं, इसको रोकें। ये प्रकरण आज से नहीं चल रहा है, आकाश यादव के साथ 4 बार चला। और देखिए भगवान का लीला, लोग हमको हटा रहा था, आज खुद तेज प्रताप यादव जी को हटा दिया। ये भगवान का लाठी का मार है।
और लालू प्रसाद यादव जी अपने घर को और इस समाज को बचा ले। उनके हाथ में अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, अन्यथा जो स्थिति हमारे संज्ञान में है वो किसी के लिए भी सही नहीं हो। तेज प्रताप यादव प्रकरण में उनके दोनों मामाओं का अलग अलग रुख भी सामने आया है। राबड़ी देवी के छोटे भाई साधु यादव जहां तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने के फैसले को सही बता रहे हैं, तो वहीं दूसरे भाई सुभाष यादव फैसले को गलत बता रहे हैं। सुभाष यादव ने कहा कि तेज प्रताप सामने आकर चीजों को स्पष्ट करें। हमारी यही मानना है कि लालू प्रसाद जी परिवार के हैसियत से मुखिया हैं, परिवार का भी मुखिया है और पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उस हैसियत से उन्होंने जो फैसला किया है, जो डिसीजन लिया है, वो सही लिया है। जो उनका डिसीजन है, जो फैसला है, वो फैसला सही है, होना चाहिए इसी तरह का फैसला। आने वाला जो कल होगा या पार्टी के बहुत सारे लोग होंगे, उनको भी लेसन मिलेगा, सबक मिलेगा। इसलिए फैसला जो उन्होंने लिया है सही लिया है। तेज प्रताप जी को सामने आना चाहिए, अब बताना चाहिए। और लालू जी ने जो एक्शन लिया ये सरासर गलत लिया। उनको इतना जल्दी परिवार और पार्टी से नहीं निकालना चाहिए। पार्टी से निकाल भी सकते थे भाई, परिवार से नहीं निकालना चाहिए था। परिवार तो एक सुख दुख में साथे रहता है, वो भी पुत्र है और बाप हैं। क्या वजह आपको लगती है, क्योंकि चुनाव करीब है तो ऐसे में उनको लगा होगा कि चुनाव में नुकसान होगा, विपक्ष से एक मुद्दा बना? नहीं, चुनाव में कहाँ से नुकसान हो जाएगा भाई। जो आरजेडी के सपोर्टर है वो थोड़े बीजेपी को जाकर वोट दे देंगे, अब बीजेपी के सपोर्टर थोड़े आरजेडी को दे देंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी में विधानसभा चुनाव में करीब 2 साल का वक्त बाकी है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन अभी से सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया अलायंस में किचकिच शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दलों के साथ मिलकर तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन 53 से ज्यादा सीटें नहीं देगी। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया कि पार्टी 403 में से 350 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और जो बाकी 53 सीट हैं वो कांग्रेस और दूसरे सहयोगियों को दी जाएंगी। इसे लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस कोई भिखारी पार्टी नहीं है, वो अकेले दम पर भी चुनाव लड़ सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसमें दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया था। अब समाजवादी पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने बड़ी कुर्बानी दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान अब वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों का ये निर्णय है कि 350 सीटों पर सापा चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर जो है और गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, तो गठबंधन जो है वो हो जाएगा। और नहीं तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से खाली 1 सीट मांगी थी, वो भी उन्होंने नहीं दी। राजस्थान में हमने कांग्रेस पार्टी से केवल 1 सीट मांगी थी, वो उन्होंने नहीं दी। हमने उसके बाद जो है वो दिल्ली का चुनाव हुआ, वहां भी 1 सीट मांगी थी, वो नहीं दी गई हमको। महाराष्ट्र में हम लोगों ने 5 सीट मांगी थी, बहुत मुश्किल से 2 सीट दी गई और दोनों पर हम लोग जीत गए। तो समाजवादी पार्टी ने हर विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कुर्बानी करने का काम किया है, त्याग करने का काम किया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हटा सके। तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का हिसाब यूपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी लेगी और इसी पर कांग्रेस पार्टी बिफर गई है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने तो एकला चलो की बात कह डाली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को भरोसेमंद पार्टनर भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया था, जिसका नतीजा उन्होंने खुद देख लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी 346 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 111 पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस 400 सीटों पर लड़कर सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी के दोनों लड़कों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें समाजवादी पार्टी 311 में से सिर्फ 47 सीट जीत पाई थी, यानी उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 15% था। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 114 सीटों पर लड़ी, जिसमें से 7 सीटें जीतने में ही कामयाब रही थी।
अब 2017 में अखिलेश की साइकिल पर राहुल गांधी सवार थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने राहुल को साइकिल से उतार दिया। इसके बाद फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी साइकिल का हैंडल राहुल के हाथ में दे दिया। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ी और 37 सीटें जीत गई। स्ट्राइक रेट बढ़कर हुआ 59%। राहुल गांधी की कांग्रेस ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। उनके भी 6 कैंडिडेट चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन उसके बाद यूपी में 10 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए और कांग्रेस ने किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। अकेले अखिलेश को मैदान में साइकिल चलाने के लिए छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि बाई इलेक्शन में अखिलेश की साइकिल की हवा निकल गई। समाजवादी पार्टी तो आपको कहती है कि सीटें आपको देते हैं तो खराब हो जाती हैं, जहां जीतने की गुंजाइश होती है वहां भी कांग्रेस हार जाती है। तो इस बार सीटों के बंटवारे में कांग्रेस हमने तो बाई इलेक्शन छोड़ दिए थे, फिर क्या हुआ? हमने तो आपके लिए छोड़ दिया था ना बाई इलेक्शन, जाइए आप लड़ा लीजिए। तो फिर क्या हुआ? नतीजा तो आपके सामने है ना, नतीजा आपके सामने है। पार्लियामेंट के इलेक्शन के फौरन बाद ही बाई इलेक्शन हो गए, तो क्या रहा? तो इस बार सपा अगर कह दे कि ये सीट हम नहीं देंगे, ये सीट पर आपकी दावेदारी नहीं तो सपा के हम कोई भिखारी हैं क्या? हम सपा के भिखारी नहीं है कि सपा से भीख मांग रहे हैं। हमें जहां लड़ना है हम लड़ेंगे। रुचि कुमार लखनऊ से मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, अभी 2 साल का समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर बचा है, लेकिन उससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से आमने सामने आ गए हैं खुलकर और दो फाड़ नजर आ रहे हैं, क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, वजह तो साफ है कि समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस भी यहाँ पे ज़्यादा सीट समाजवादी पार्टी को गठबंधन में नहीं देना चाहती। अब दोनों पार्टीज़ के अपने अपने तर्क हैं सीटों के बंटवारे को लेकर। समाजवादी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, उनका ये कहना है कि जब इंडिया गठबंधन बना तो उसमें ये तय हुआ था कि जिस प्रदेश में जिस पार्टी की जितनी ज़्यादा ताकत होगी उतनी ज़्यादा सीट्स उसको मिलेंगी। तो उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि समाजवादी पार्टी जो है मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में सबको पता है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 2 विधायक अपने जिता पाई थी, इसलिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 350 पे चुनाव लड़ेंगे और बाकी जो है उस पे जाके कांग्रेस लड़े, क्योंकि यूपी में इंडिया गठबंधन का और कोई बड़ा एलाई नहीं है। उधर कांग्रेस कह रही है कि हमें समाजवादी पार्टी इस तरह से दबा नहीं सकती, हम ज़्यादा सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे। तो लेकिन कुछ जो सीनियर नेता हैं उनका ये कहना है कि अभी बहुत जल्दी है, अभी सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है और इमरान मसूद और बाकी लोग तय नहीं करेंगे कि कौन कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगा। तो जब बड़े शीर्ष नेता बैठेंगे टेबल पे तब तय होगा कि यूपी में बिल्कुल 2027 में चुनाव होना है, तकरीबन 2 साल का वक्त है। हाँ, इससे पहले प्रेशर टैक्टिक्स जरूर अपनाई जा रही हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।